Hello everyone, this is the second video on emergency provision. In first video, we have gone through Article 352, that is Proclamation of Emergency. Generally उनको National Emergency भी बोला जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल. दिस इज द सेकेंड वीडियो. इसमें हम लोग दो अदर टाइप के इमरजेंसी को देखेंगे. तो दो अदर टाइप के अपने कौन से इमरजेंसी है? एक आर्टिकल 356 के अंदर जो इमरजेंसी आता है, दैट इज प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी इफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्स. जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड क्या है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्स. मतलब किसी स्टेट में अगर वहां कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं होता है तब जो इमरजेंसी लगता है, इसको जनरली जो नॉर्मली क्या बोला जाता है? स्टेट इमरजेंसी या तो प्रेसिडेंट रूल या तो स्टेट इमरजेंसी के नाम से फेमस है. बट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी इफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्स. तो आर्टिकल 356 देखेंगे. और अदर टाइप है 360, that is financial emergency, provision of emergency regarding financial emergency. 356 और 360 को कवर करेंगे. तो जैसे हम लोग 350 को देखे हैं, सेम उसी तरह इन दोनों को भी देखेंगे. पहले हम लोग देख रहे हैं प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी इफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्स. स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कब फेल होता है? जब किसी भी गवर्नमेंट का मेजोरिटी नहीं रहता, वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, वहां पे सरकार गिर गया, अब किसी का मेजोरिटी नहीं है, किसी का सरकार नहीं बन रहा है, देन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्स. अदरवाइज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं चल रहा है, या तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तब भी वहां पर स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लग सकता है. तो ये स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने के कारण इमरजेंसी दो आर्टिकल के अंदर लगता है. एक आर्टिकल 356, ये तो सबको पता है कि प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड इफ स्टेट इज नॉट वर्किंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आइदर बाय गवर्नर रिपोर्ट और विदाउट गवर्नर रिपोर्ट. मतलब प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई है कि स्टेट इज नॉट वर्किंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो सेटिस्फाई गवर्नर के रिपोर्ट से भी हो सकते हैं या खुद से भी सेटिस्फाई हो सकते हैं बिना गवर्नर के रिपोर्ट पे कि दैट स्टेट हैज गॉन रॉन्ग, दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. देन विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 356 देयर कैन बी स्टेट इमरजेंसी. स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है. प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्स. वहां पर किसी का सरकार नहीं बन पा रहा है, किसी का मेजोरिटी नहीं हुआ, हंग असेंबली हो गया, मतलब किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं आया, या तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा. एक और प्रोविजन क्या है स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल का? आर्टिकल 365. आर्टिकल 365 में क्या? स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद सेंट्रल डायरेक्शन. सेंटर को कुछ डायरेक्शन देने का पावर है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में. अगर स्टेट फेल्स टू कंप्लाई, स्टेट उसको कंप्लाई नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सेंटर ने पास किया, सब जगह से पास हो गया, अब स्टेट उसको फॉलो नहीं कर रही है, मतलब स्टेट हैज गॉन रॉन्ग, स्टेट सेंटर की बात नहीं मान रही है, देन विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 365 वहां पर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज फेल्ड, देन देयर कैन बी स्टेट इमरजेंसी ओवर देयर. तो रीजन क्या है? दो रीजन है, आर्टिकल 356 एंड 365. एप्लीकेबल कहां पे होता है? फुल स्टेट, पूरे स्टेट के लिए. और उसमें क्या किया जाता है कि वहां पर स्टेट असेंबली को सस्पेंड या तो डिजॉल्व किया जाता है. सस्पेंड करना मतलब टेम्पररी सस्पेंड, डिजॉल्व मतलब वहां पर अब वो खत्म हो गया, अब फिर से री इलेक्शन कराना पड़ेगा. तो ये एप्लीकेबल फॉर होल स्टेट. एक स्टेट में इमरजेंसी लग गया, प्रेसिडेंट रूल लग गया, अब इसको लगाया कैसे जाता है? प्रोक्लेमेशन. तो इसमें पार्लियामेंट का कोई रूल नहीं, ये ऑब्वियस बात है. प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं कि स्टेट इज नॉट वर्किंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, या तो वो गवर्नर के रिपोर्ट से या तो खुद के सेटिस्फेक्शन से वहां पर प्रोक्लेम कर सकते हैं. फिर प्रोक्लेमेशन के उसको 2 महीने के अंदर पास बाय बोथ हाउस, दोनों हाउस से 2 महीने के अंदर पास करना पड़ेगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 352 एंड आर्टिकल 356. आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी में क्या है? 1 साल के अंदर पास करना है, लेकिन इसमें नहीं, 2 महीने के अंदर आपको पास करना है. और अब स्टेट इमरजेंसी में सब जगह सिंपल मेजोरिटी का बात होगा. जैसे नेशनल इमरजेंसी में क्या था? स्पेशल मेजोरिटी. नहीं, स्टेट इमरजेंसी में स्पेशल मेजोरिटी एंड पास विद इन 2 मंथ ऑफ इशू. 2 महीने के अंदर पास कीजिए, और 2 महीने के अंदर जैसे पास किए, देन उसके बाद वो 6 महीने के लिए अप्लीकेबल होगा. ठीक है, जैसे नेशनल इमरजेंसी 6 महीने के लिए अप्लीकेबल होता है, ये भी 6 महीने के लिए अप्लीकेबल. और वही सेम चीज, इफ लोकसभा नॉट सिटिंग देन 1 मंथ टिल फर्स्ट सिटिंग, मीनवाइल राज्यसभा अप्रूव इट. अगर लोकसभा काम नहीं कर रही है
तब ये लोकसभा को बैठने के, लोकसभा जब भी चालू होगी तो 1 महीने के अंदर इसको सिंपल मेजोरिटी से पास कीजिए। एक चीज ध्यान दीजिए, अब सब चीज सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहा है इसमें, स्टेट इमरजेंसी में। और इस 1 महीने के बैठने के अंदर उस बीच में राज्यसभा को अप्रूव करना पड़ेगा विथ सिंपल मेजोरिटी। फिर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इसमें भी सेम चीज है, 6 महीने का पीरियोडिक अप्रूवल इन 6 मंथ्स विथ मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स। 6 महीने में, हर एक 6 महीने में इसको अप्रूव कीजिए विथ सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से एक्सटेंशन भी होगा, लेकिन मैक्सिमम 3 ईयर ऑफ स्टेट इमरजेंसी लग सकता है, ये कंडीशन है। 3 ईयर का ही मैक्सिमम स्टेट इमरजेंसी लगा जा सकता है, और इस 3 साल के बाद फिर से वहां पर इलेक्शन होगा, नया गवर्नमेंट बनेगा। और इस 3 साल में भी क्या रूल है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटेंशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट फोकस ऑन दिस। पीरियोडिक अप्रूवल इन 6 मंथ विथ मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स। इसमें भी आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद तभी आप एक्सटेंशन दे सकते हैं, 2 कारण से। इफ नेशनल इमरजेंसी इज इन होल कंट्री और होल स्टेट और ए पार्ट ऑफ इट, या तो नेशनल इमरजेंसी पूरे कंट्री में हो, या तो उस स्टेट में हो, या उस स्टेट के किसी पार्ट में हो, तभी आप 1 साल से आगे बढ़ सकते हैं। और मैक्सिमम कितना साल तक कर सकते हैं, 3 ईयर। लेकिन 1 साल के बाद होने के बाद 2 कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक, या तो नेशनल इमरजेंसी पूरे कंट्री में लागू हो, या तो उस स्टेट में हो, या तो उस स्टेट के कुछ पार्ट में हो। और इलेक्शन कमीशन को सर्टिफाई करना होगा कि दैट इलेक्शन इज नॉट पॉसिबल। इलेक्शन कमीशन को सर्टिफाई करना होगा कि इलेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन दैट स्टेट, तभी आप 1 साल के बाद एक्सटेंशन दे सकते हैं, 6-6 महीने करके मैक्सिमम 3 इयर्स तक जा सकते हैं। बट आफ्टर 1 ईयर हर एक 6 महीने के लिए आपको ये दोनों काम करना पड़ेगा। 2 कंडीशन है तभी, दोनों में से कोई एक, या तो नेशनल इमरजेंसी है पूरे कंट्री में, या तो उस स्टेट में, या तो इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई कर रही है कि इलेक्शन कराना इज नॉट फिजिबल। तो दिस पार्ट, एक्सटेंशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी, इज वेरी यूनिक। और ये मैक्सिमम ये जोड़ा कब गया, आफ्टर 1 ईयर के बाद वाला प्रोविजन, आफ्टर 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया है कि अगर आपको एक्सटेंशन करना है तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करना होगा। और वही सेम चीज, इफ लोकसभा नॉट फंक्शनिंग, तब 1 महीने के अंदर बैठने के बाद उसको अप्रूव करना होगा। इस बीच में राज्यसभा को सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव करना होगा। सारा चीज सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव होता है, इसमें कहीं पर वो स्पेशल मेजोरिटी का बात ही नहीं है, सब चीज सिंपल मेजोरिटी से होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंशन के बाद, एक्सटेंशन देन रिवोकेशन। रिवोकेशन के लिए प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकते हैं, इसमें पार्लियामेंट का कोई रूल नहीं है। प्रेसिडेंट कभी भी एक नॉर्मल रिवोकेशन ले आएंगे, एक रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन कि अब सिर्फ स्टेट स्टेट में जो इमरजेंसी है उसको रिमूव करना है, तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। ओके, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू हैज बिकम द बेसिक स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो स्टेट इमरजेंसी का भी जुडिशियल रिव्यू होगा, यस। और इसको एडेड बाय 44th अमेंडमेंट में ऐड किया गया है। अर्लियर इसका बात हम कर चुके हैं कि 38th अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी जी ने इम्यून कर दिया था, बट नहीं, बाद में 44th अमेंडमेंट से उसको ठीक कर दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू तो होगा। और अब तो जुडिशियल रिव्यू हैज बिकम द बेसिक पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, तो जुडिशियल रिव्यू इंडिया में सब चीज का होना है लगभग लगभग, कुछ कुछ एक्सेप्शन है बस अर्लियर। और इसमें इसका मिसयूज ना हो, इसलिए बोमई केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे कंडीशन दिए गए हैं कि किस कंडीशन में आप स्टेट में इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो दिस केस, बोमई केस 1994 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेसिडेंट रूल, इसलिए इसको फोकस में रखिए, ये मेंस में बहुत काम आएगा। बोमई केस 1994, ये कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे SR बोमई, उन्हीं के बेटे अभी बसवराज बोमई चीफ मिनिस्टर हैं। तो बोमई केस में क्या था कि उनके गवर्नमेंट को हटा के प्रेसिडेंट रूल ले आया गया था। देन ही वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट गिव द फॉलोइंग कंडीशन कि अगर आपको लगाना है तो ये सब कंडीशन होगा तभी लगाइए। पहला, प्रेसिडेंट रूल सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, सही बात है, ऐसे भी 44th अमेंडमेंट में भी बोल दिया गया और इसमें और क्लियर कर दिया गया कि प्रेसिडेंट रूल सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू के लिए क्या होना चाहिए, रेलेवेंट मटेरियल शुड बी देयर एंड इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन इररेलेवेंट मटेरियल और मेलेफाइड इंटेंशन। प्रेसिडेंट जो लगा रहे हैं स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, वो किसी रिलेवेंट मटेरियल पे बेस होना चाहिए, कुछ मटेरियल होना चाहिए कि जिसके बेसिस पे वो सेटिस्फाई हुए हैं, ऐसे नहीं कि अपने मन से लगा ले। ठीक है, और वो बर्डन टू प्रोवाइड रेलेवेंट मटेरियल लॉन्च सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो मटेरियल प्रोवाइड कराना होगा।
और कोर्ट विल नॉट गो इनटू करेक्टनेस ऑफ मटेरियल्स, कोर्ट उसके करेक्टनेस पे नहीं जाएगा, बट ये बस देखेगा कि हाँ ये रेलेवेंट है कि नहीं, ये मटेरियल उसके लिए रेलेवेंट है कि नहीं, तो उसको फिर वो होगा। और एक और नया कंडीशन कि सस्पेंशन और डिसोल्यूशन का दोनों का पावर है असेंबली को, लेकिन डिसोल्यूशन तभी आप कर सकते हैं ओनली आफ्टर पार्लियामेंट्री प्रोक्लेमेशन। जब तक पार्लियामेंट में 2 महीने के अंदर पास सिंपल मेजोरिटी से नहीं कीजिएगा तब तक आप असेंबली को डिसोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, तब तक आप बस सस्पेंड कर सकते हैं। और अगर कोर्ट में केस हो गया सुप्रीम कोर्ट में, एंड इफ कोर्ट फाइंड प्रोक्लेमेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और कोर्ट अगर मानती है कि ये जो प्रोक्लेमेशन है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, देन ऑब्वियस बात है कि वो असेंबली को रिवाइव कर देगी, फिर से वहां पर स्टेट गवर्नमेंट चलेगा, अपना मनमानी नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेट असेंबली शुड बी डन ऑन फ्लोर एंड टिल देन मिनिस्ट्री कांट बी रिमूव्ड। जो बहुमत का होता था कि सरकार बहुमत है कि नहीं, वो गवर्नर के सामने आप नहीं कर सकते हैं, आपको स्टेट असेंबली में वहां के जो चेयरमैन होते हैं उसके सामने पर कराना होगा कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेट असेंबली की मेजोरिटी में है कि नहीं। ठीक है, तो इससे होगा क्या, ट्रांसपेरेंसी होगा। तो क्वेश्चन ऑफ लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेट असेंबली शुड बी डन ऑन फ्लोर और टिल देन मिनिस्ट्री कांट बी रिमूव्ड, तब तक मिनिस्ट्री मत हटाइए। और अगर बात है कि ये मेजोरिटी लूज कर चुकी है नहीं किया, तो इसको स्टेट असेंबली में शो कीजिए, स्टेट असेंबली में बोलिए कि हु आर द फॉलोइंग इन द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सपोर्ट में नहीं है तब गिराइए, ऐसा नहीं कि बस गवर्नर के मन पे है, गवर्नर रिपोर्ट भेज दिए कि नहीं यहाँ पर तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेंडरी फेल हो गया, किसी का गवर्नमेंट नहीं बन रहा है, प्रेसिडेंट भी बोलेंगे हाँ हाँ कर दो, ऐसे नहीं हो सकता है। अगर आपको है कि अगर लूजिंग द कॉन्फिडेंस, वहां की स्टेट असेंबली में जो वो चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल, उनका मेजोरिटी खत्म हो चुका है, कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, तो उसका मेजोरिटी वहां पर आपको शो करना पड़ेगा स्टेट असेंबली में, गवर्नर के घर पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक उन्होंने एक नया चीज जोड़ दिया कि सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट एंटी सेक्युलर पॉलिसी कर रही है तब आप आर्टिकल 356 के को लगाकर वहां पर स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हो। उन्होंने एक और फैक्टर जोड़ दिया कि सेक्युलरिज्म इज द बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ एनी स्टेट प्रमोटिंग एंटी सेक्युलर पॉलिसी कर रही है तब भी वहां पर आर्टिकल 356 के हेल्प से प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो दिस इज यूनिक थिंग फ्रॉम एसआर बोमई केस। अदर थिंग तो बहुत कॉमन चीज है, हमेशा न्यूज में भी देखते होंगे कि जब भी सरकार गिरने की होती है तो स्टेट असेंबली में क्या होता है, सबको बुलाया जाता है, वोट कीजिए कि कौन कौन है, तो ये सब तो हमेशा न्यूज में रहता है। सेक्युलरिज्म पार्ट इज यूनिक, ये हमेशा न्यूज में नहीं रहता, इसको देख लीजिए। और उन्होंने ये भी बोला है कि आर्टिकल 356 इज एन एक्सेप्शनल पावर, यूज इट रेयरली। आर्टिकल 356 के हेल्प से जो आप प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं ना, इसको रेयरली लगाइए, एक्सेप्शनल पावर है, हमेशा नहीं कि जब मन तब वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। ठीक है, यही है। एसआर बोमई केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेसिडेंट रूल। तो ये अपना कवर हो गया। अब वही इफेक्ट क्या है, तो इफेक्ट को जैसे हम लोग नेशनल इमरजेंसी में पढ़े थे वैसे ही इसमें भी 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला बात सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के तौर पे पढ़े थे आर्टिकल 352 में। या सेंटर की जगह ऑब्वियस बात है प्रेसिडेंट रूल है, तो प्रेसिडेंट और स्टेट के बीच क्या रिलेशन होता है। फिर लाइफ ऑफ स्टेट असेंबली का लाइफ, स्टेट में जो असेंबली का लाइफ क्या होता है, 5-5 साल का होता है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद क्या हुआ, तो ऑलरेडी डिस्कस है। या तो सस्पेंड होंगे या तो डिजोल्यूशन होंगे। डिजोल्यूशन कब हो सकते हैं, जब पार्लियामेंट्री प्रोक्लेमेशन होगा, और अगर कोर्ट में केस हुआ, अगर वो बोल देंगे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो रिवाइव हो जाएंगे, और नहीं हुए तो वो डिजोल्व रहेंगे, फिर से वहां पर इलेक्शन होगा, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगी। इस बीच में मैक्सिमम आप 3 ईयर तक का प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। ओके, उसमें 2 कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा, या तो क्या कहते हैं 2 में से एक कोई, कि या तो नेशनल इमरजेंसी पूरे कंट्री में है, या तो उस स्टेट में, या तो वहां के किसी पार्ट में है, या तो इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करेगी कि इलेक्शन इज नॉट पॉसिबल। फंडामेंटल राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए वहां पर सरकार गिरा दिया जाता है। तो फंडामेंटल राइट सिटीजन का लॉजिकली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फंडामेंटल राइट क्यों छीनिएगा, सरकार नहीं काम कर रहा है तो आप प्रेसिडेंट रूल लगा दिए, मतलब प्रेसिडेंट चलाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट में इलेक्टेड मेंबर का सरकार नहीं बन रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं, या तो मेजोरिटी नहीं है। ठीक है, तो बस हम लोग को पढ़ना क्या है, प्रेसिडेंट स्टेट रिलेशनशिप। इसमें 3 चीज पढ़ लेंगे, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल। कि लेजिस्लेटिव लॉ बनाने का पावर किसके पास आ जाता है, एग्जीक्यूटिव कैसे होगा, और फाइनेंशियल रिलेशनशिप मतलब फाइनेंशियल डिसीजन कौन लेंगे। तो वही 3 चीज देख लेते हैं।
पहला है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव को आर्टिकल 357 में डिफाइन किया गया, याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। बस इसका क्या प्रोविजन है, तो लॉजिकली इसमें है क्या कि पार्लियामेंट करेगी। तो पार्लियामेंट जो है ना, लेजिस्लेटिव पावर आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट का। मान लीजिए बिहार सरकार, बिहार में प्रेसिडेंट रूल लग गया आर्टिकल 356 के हेल्प से, तो अब बिहार सरकार का जो लॉ बनाने का पावर था लेजिस्लेटिव का, स्टेट लिस्ट में बहुत सारा लॉ बनाना पड़ता है, तो अब तो वहां सरकार चल नहीं रही है, देन दिस पावर विल शिफ्ट टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर आ जाता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट, उस स्टेट गवर्नमेंट के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। और ये भी पावर है पार्लियामेंट के पास कि पार्लियामेंट कैन कन्फर टू प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट ये पावर प्रेसिडेंट को ही दे दे। और एथोराइज प्रेसिडेंट टू डेलीगेट फंक्शन, या तो प्रेसिडेंट को ये पावर दे देता है कि आप किसी अथॉरिटी को ये फंक्शन डेलीगेट कर दीजिए। मतलब एक मान लीजिए 5 लोग का ग्रुप का मेंबर बना दिए बोर्ड, अब बोले कि आप लेजिस्लेटिव फंक्शन संभालिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट का कुछ लॉ बनाना है तो आप लॉ बना के दीजिए। तो मेन बात है लेजिस्लेटिव में किसके पास आ जाता है सारा चीज, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट या तो खुद से लॉ बनाए, या तो प्रेसिडेंट को ये पावर दे दे कि आप लॉ बनाओ, या तो प्रेसिडेंट को ये पावर दे देती है कि प्रेसिडेंट किसी अथॉरिटी को पावर दे दे कि आप लॉ बनाइए। ठीक है, प्रेसिडेंट है। और ऑब्वियस बात है कि अब ऑर्डिनेंस पावर किसके पास आ गया, प्रेसिडेंट है ऑर्डिनेंस पावर। प्रेसिडेंट रूल है तो ऑर्डिनेंस अगर लाना होगा तो ऑर्डिनेंस पावर किसके पास आ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। ऐसे अगर स्टेट गवर्नमेंट वर्किंग होता तो गवर्नर के पास पावर रहता, लेकिन अब तो गवर्नर का बात ही नहीं है, प्रेसिडेंट के पास आ गया ऑर्डिनेंस पावर। इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है, लॉ बनाना है उस स्टेट के लिए, तो प्रेसिडेंट उसको ऑर्डिनेंस बना देंगे। ठीक है, और इसका वैलिडिटी, वैलिडिटी एक बहुत खास चीज है कि जैसे नेशनल इमरजेंसी में क्या था कि सब 6-6 महीने के बाद खत्म हो जा रहा था ऑटोमेटिक, जो भी लॉ सब बनेगा। ये प्रेसिडेंट रूल में जो लॉ बन जाता है, इसका वैलिडिटी कभी खत्म ही नहीं होता है। इसके बाद क्या होगा कि अगर वहां पर फिर से नया स्टेट असेंबली बनेगा, 3 साल के बाद तो मैक्सिमम इलेक्शन होना है, तो 3 साल के बाद उनके मन पे है कि उस लॉ को रिपेल करना है, उसको हटाना है, या कंटिन्यू करना है, या तो फिर उसको अमेंड करना है। वो उस नए स्टेट असेंबली पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डाई ऑटोमेटिकली। मतलब प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी के टाइम जो लॉ बनता है वो ऑटोमेटिक खत्म नहीं होता है। अब जो नया स्टेट गवर्नमेंट बनेगा, नया स्टेट असेंबली बनेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि उस लॉ को चलाना है या हटाना है या अमेंड करना। तो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रेसिडेंट रूल में जो भी लॉ बनता है वो ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होता है, वो नए गवर्नमेंट के मन पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर, जो भी लॉ बनता है उसको एग्जीक्यूट कराने का पावर अब प्रेसिडेंट के अंदर है। तो ऑब्वियस बात है, प्रेसिडेंट कैन टेक ऑल और एनी पावर्स ऑफ गवर्नर और एनी अथॉरिटी एक्सेप्ट हाई कोर्ट। जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर है ना गवर्नर का, वो सारा चाहे तो प्रेसिडेंट ले सकते हैं, या तो प्रेसिडेंट के मन पे कि कुछ पावर अपने पास ले ले, कुछ पावर गवर्नर के पास छोड़ दे। ठीक है, वो सबका पावर ले सकते हैं उस स्टेट गवर्नमेंट में, बस उस स्टेट का हाई कोर्ट को कोई नहीं टच कर सकते। ये तो कॉमन सेंस है। इंडिया में कुछ भी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का पावर को कोई नहीं टच कर सकता, इवन इन द केस ऑफ इमरजेंसी। ओके, जनरली क्या होता है, जनरली जो है ना प्रेसिडेंट गवर्नर के हेल्प से करते हैं। जनरली गवर्नर विद हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी डज एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जनरली क्या होता है, गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी के हेल्प से उस स्टेट का एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है। ठीक है, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में जब पार्लियामेंट है तब तो पार्लियामेंट बिल पास करेगी, और जब पार्लियामेंट नहीं सेशन में है तब अथोराइज कर देती है प्रेसिडेंट को कि जब प्रेसिडेंट को अगर की एक्सपेंडिचर फ्रॉम स्टेट कंसोलिडेटेड फंड व्हेन लोकसभा नोट इन सेशन, जब सब चीज पार्लियामेंट करेगी, अगर पार्लियामेंट नहीं कर रही है तब वो अथोराइज कर सकती है प्रेसिडेंट को कि स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से अगर कुछ पैसा निकालना है तो आप उसको अथोराइज कर सकते हैं, पेंडिंग सैंक्शन ऑफ लोकसभा। लोकसभा उसको सैंक्शन करेगी। ये कंसोलिडेटेड फंड का सारा चीज पावर जो है ना लोकसभा के पास है। ये पार्लियामेंट में हम लोग डीप में पढ़ेंगे। राज्यसभा बस रिकमेंड कर सकती है, कुछ अमेंड नहीं कर सकती है, लोकसभा के पास पूरा पावर है। तो जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पावर है, वैसे अब प्रेसिडेंट रूल में स्टेट कंसोलिडेटेड फंड में भी किसका, लोकसभा का चलेगा। और अगर लोकसभा इज नॉट फंक्शनिंग देन ये प्रेसिडेंट को पावर दे दिया जाता है कि आप एक्सपेंडिचर को अथोराइज कर सकते हैं। ओके, तो दिस 3 आर कवर्ड। लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास, या तो पार्लियामेंट उस पावर प्रेसिडेंट को दे सकती है, या तो प्रेसिडेंट के थ्रू वो किसी और अथॉरिटी को भी अथोराइज करवा सकती है।
ठीक है। और इसका वैलिडिटी वैलिडिटी नए स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि उसको लॉ को चलाना है या हटाना है या क्या करना है, जो भी इस बीच में लॉ बना है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे जो भी लॉ बनेगा ना, वो ऑटोमेटिक खत्म नहीं होता है, उसको हटाना पड़ेगा या तो उसको चलाना है तो चलाइए, ये ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं खत्म होता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन प्रेसिडेंट चलाते हैं, या तो पूरा गवर्नर का पावर लेके, या तो कुछ गवर्नर के पास पावर, कुछ उनके पास पावर। ठीक है, लेकिन जनरली क्या करते हैं, प्रेसिडेंट विद द गवर्नर को बोलते हैं कि आप चीफ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी की हेल्प से स्टेट का एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखो। अब फाइनेंशियल पावर लोकसभा के पास होता है, जो भी कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है, एक्सपेंडिचर करना है, वो लोकसभा के पास पावर होता है। और अगर लोकसभा नॉट वर्किंग, देन दे एथोराइज प्रेसिडेंट को एथोराइज कर देते हैं कि आप इसको एथोराइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में हम सैंक्शन कर देंगे लोकसभा में। ये अपना खत्म हो गया। ठीक है, तीन तरह का रिलेशनशिप, सेंटर स्टेट बोल लीजिए या प्रेसिडेंट स्टेट रिलेशनशिप, ये तीन चीज हो गया। दूसरा चीज क्या होता है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, इफेक्ट ऑन स्टेट असेंबली, उसका लाइफ, स्टेट असेंबली या तो सस्पेंड होगी या तो डिसोल्यूशन होगी। अब मैक्सिमम 3 इयर्स तक जा सकते हैं। आफ्टर 3 इयर्स देर विल बी न्यू इलेक्शन, न्यू गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग। ओके, और उसके बाद तीसरा, इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो सिटीजन का कोई गलती नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ठीक से नहीं चल रही तो गवर्नमेंट की जगह प्रेसिडेंट के पास पावर चला जाता है। ठीक है, तो ये अपना खत्म हो गया। अब आर्टिकल 360 उस वो क्या बोलता है कि प्रोविजन कंसर्निंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, सॉरी यहाँ पर 365 लिखा हुआ है, इसको 360 पढ़िए, सॉरी एकदम गलती हो गया, यहाँ पे 360, आर्टिकल 360 इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। 360 में क्या है, प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट ए सिचुएशन हैज अरिजन वेयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी ऑफ इट्स टेरिटरी थ्रेटन, मतलब कंट्री का फाइनेंशियली अब स्टेबल नहीं है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी ले आइए। एप्लीकेबल होल कंट्री। प्रोक्लेमेशन, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं, पास वही जो इसमें चलता है, सिंपल मेजोरिटी 2 मंथ ऑफ इशू। और लोकसभा नहीं बैठ रहा है तो 1 महीने के अंदर अप्रूव कीजिए। और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इंडेफिनेटली, जब तक आप रिवोक नहीं कीजिएगा तब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी चलेगा। आज तक देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगा है। 1991 में लगा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ है तब लगने का चांस था, बट उस टाइम भी नहीं लगा था। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अपना आर्टिकल 360 में गवर्न होता है। यहाँ सॉरी गलती से गलत लिखा हुआ है, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इसमें क्या है, प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन चाहिए कि ये अपना कंट्री का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहा। ओके, प्रेसिडेंट इसको प्रोक्लेम कर देंगे और प्रोक्लेमेशन को 2 महीने के अंदर सिंपल मेजोरिटी से बोथ हाउस में, दोनों हाउस में, लोकसभा राज्यसभा में पास करना पड़ेगा। और अगर लोकसभा नॉट सिटिंग, लोकसभा काम नहीं कर रही है, तब उनके बैठने के 1 महीने के अंदर करना होगा। और मीनवाइल राज्यसभा अप्रूव इट। इस लाइन को तो इतना बार सब जगह पढ़ चुके हैं, अभी तक पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का कोई जरूरत नहीं है, जब तक रिवोक नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। इसमें कुछ नहीं है 6-6 महीना वाला, इसमें एक बार लग गया तो लग गया, जब तक नहीं हटाइएगा तब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी चलेगा। और रिवोकेशन, इसमें भी सेम चीज, प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकते हैं, पार्लियामेंट का कुछ भी नहीं है इसमें, प्रेसिडेंट के मन पे है। प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन इज एवरीथिंग। और इसमें होता क्या है, ऑब्वियस बात है, फाइनेंशियल जुडिशियल रिव्यू, ऑब्वियस, सब चीज का जुडिशियल रिव्यू देश में होना है। यस, जुडिशियल रिव्यू, यस, एडेड बाय 44th अमेंडमेंट, जुडिशियल रिव्यू हो गया। अर्लियर 38th अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने सब चीज को इम्यून कर दिया था, तीनों इमरजेंसी को, लेकिन 44th में तीनों को बोला कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू इज इंपॉर्टेंट, जुडिशियल रिव्यू तो होगा, अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट करके उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकती है। इफेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा है तो ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस होना चाहिए कि अब सब चीज का डायरेक्शन चलेगा। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, मोदी गवर्नमेंट के पास क्या पावर है कि कैन गिव फाइनेंशियल डायरेक्शन टू स्टेट, लाइक रिडक्शन ऑफ सैलरी टू स्टेट एम्प्लॉई एंड रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स और एनी बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है कि आप अपने स्टेट एम्प्लॉय का सैलरी घटाइए, और जो मनी बिल, जो पैसा खर्चा करने के लिए जो भी पैसा आप निकाल रहे हैं उसको रिजर्व करने का भी पावर आ जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट को भेज देती है वो पावर, मतलब पैसा कम खर्चा करना, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज नॉट देयर। और प्रेसिडेंट के पास क्या है कि रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ एनी यूनियन स्टाफ इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस। फाइनेंशियल इमरजेंसी है, सबका सैलरी देश में घट सकता है जब तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वापस नहीं आ जाए। आज तक देश में लगा नहीं है, जुडिशियल रिव्यू होना है, प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सेम वही चीज है कि 2 महीने के अंदर पास करना पड़ेगा। तो 352 नेशनल इमरजेंसी में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रोक्लेमेशन के 1 महीने के अंदर आपको पास करना पड़ेगा।
पार्लियामेंट में। 356 और 360 मतलब स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन दोनों को 2-2 महीने में पास करना पड़ेगा। ऊपर वाला सिंपल मेजोरिटी, ये सॉरी नेशनल इमरजेंसी हमेशा स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, सारा लॉ जो बनेगा वो भी स्पेशल मेजोरिटी से, बस हटाने के लिए पार्लियामेंट का सिंपल, लोकसभा का, पार्लियामेंट में राज्यसभा का जरूरत भी नहीं है, बस लोकसभा का सिंपल मेजोरिटी से रिवोक कर सकती है। ओके, और प्रेसिडेंट भी कभी भी रिवोक कर सकते हैं। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट कभी भी रिवोक कर सकते हैं, इन दोनों में पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। तो काफी इजी है ये चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, आराम से पढ़िएगा, सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। 352 इज रिलेटेड टू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जनरली नोन एज नेशनल इमरजेंसी। 356 is provision of emergency if state constitutional machinery fails, generally known as state emergency or president rule. 360 provision of financial emergency। ओके, तो ये तीनों तरह का इमरजेंसी खत्म हो गया, और इसके अंदर क्या क्या चीज है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, उसके बाद फंडामेंटल राइट का इफेक्ट, सारा चीज हम लोग कवर कर लिए। तो इसको 2-3 बार देखिए, खत्म हो गया। इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।